गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम मशीन पढ़ेंगे और मशीन क्लास 10th का टॉपिक है। और आप ये भी जानते हैं कि आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, ऑल स्टेट बोर्ड सब और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम सब के लिए ये बहुत ही यूजफुल टॉपिक है। आज हम पढ़ते हैं मशीन। मशीन क्या होता है? मशीन का रेफरेंस जिन लोगों ने 3 इडियट मूवी देखा होगा उसमें मशीन की डेफिनेशन पढ़ी भी सुना भी होगा, देखा भी होगा। लेकिन हम यहाँ पर जो मशीन पढ़ा रहे हैं वही सेम वही मशीन है, लेकिन हम वो मूवी है और एक्चुअल में ये क्लास है। व्हाट इज द मशीन? बेटा मशीन क्या है? जो हमारे काम को इजी कर दे, जो हमारे लाइफ को लग्जरियस बना दे, जो हमारे किसी भी चीज में सुविधा प्रोवाइड करे, यानी कि उस चीज को इजी करे, हमेशा इजी करे। तो मशीन एक ऐसी डिवाइस है या इंस्ट्रूमेंट है या फिजिकल पार्ट है जो हमारे लाइफ को लग्जरियस बनाए, इजी बनाए। ठीक, ये मशीन के सारे टॉपिक लिखे हुए हैं जो हम आज पढ़ेंगे। मशीन पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ मशीन पढ़ेंगे, लिमिटेशन ऑफ मशीन पढ़ेंगे एंड टेक्निकल टर्म ऑफ मशीन। एक टॉपिक छूट रहा है यहां पर, टेक्निकल टर्म पढ़ेंगे एंड द प्रिंसिपल ऑफ मशीन, रिलेशन बिटवीन इफिशियंसी, मैकेनिकल एडवांटेज एंड द वेलोसिटी रेशियो एंड लीवर पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ लीवर पढ़ेंगे, काइंड ऑफ लीवर पढ़ेंगे और भी है वो सेकंड लेक्चर में जाएगा बेटा। आज वाले लेक्चर में हम इतना कवर करेंगे। तो मशीन जो हमारी लाइफ को इजी कर दे। फंक्शन ऑफ मशीन क्या है? मशीन एक्चुअल में हम बोलते हैं मशीन। तो मशीन का हमारी लाइफ को इजी करे, जैसे दिस इज द मशीन, दिस इज ऑल्सो मशीन, दिस इज मशीन। ये मोबाइल मशीन है, हर एक चीज मशीन है। हमारी बाइक मशीन है, हमारा कार मशीन है, हमारा रेफ्रिजरेटर मशीन है, हमारा फैन मशीन है। एक्चुअल में अगर हम देखें तो हम एक पूरा मशीनों से घिरे हुए हैं। हर एक जगह पर एक मशीन है जो, जैसे अगर हम ऐसे बैठ रहे हैं, हमें प्रॉब्लम हो रही है, हम कुर्सी पर बैठ गए, तो हमारे लिए ये भी एक मशीन है जो हमें बैठने में आसानी दे रहा है। हर एक चीज एक मशीन है। या हम ये भी मशीन की अगर उसकी बात करें ब्रॉडकास्टिंग की, तो हम ये भी नहीं बोल सकते हैं कि बिना मशीन के हम रह सकते हैं। मशीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। तो फंक्शन ऑफ मशीन, मशीन के क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं, मशीन के पार्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो मशीन के फंक्शन क्या हो सकते हैं? इसके फंक्शन है, फर्स्ट फोर्स एज अ मल्टीप्लायर। फोर्स एज अ मल्टीप्लायर, ये फोर्स एज अ मल्टीप्लायर के रूप में यूज होता है। एंड वेलोसिटी मल्टीप्लायर के रूप में यूज होता है। और यहां पर चेंजिंग इन डायरेक्शन ऑफ इफर्ट के रूप में यूज होता है। जो मशीन के फंक्शन है, यही 3 फंक्शन है। एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, फोर्स एज अ मल्टीप्लायर हो सकता है, वेलोसिटी एज अ मल्टीप्लायर हो सकता है यूज, चेंजिंग इन डायरेक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। तो मशीन एक्चुअल में बेसिकली इसके 3 फंक्शन है, इसी 3 फंक्शन पर वर्क करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है लिमिटेशन ऑफ मशीन। मशीन की लिमिटेशन क्या है, क्या लिमिट होगी मशीन की? एक्चुअल में बेटा जो मशीन होता है, तो वो मशीन, अगर कोई भी मशीन है, अगर वो मल्टीप्लायर है, फोर्स एज अ मल्टीप्लायर है, तो वेलोसिटी एज अ मल्टीप्लायर एज वेल एज साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता है, नहीं होगा। अगर वो वेलोसिटी मल्टीप्लायर है तो फोर्स मल्टीप्लायर नहीं होगा। अगर वो फोर्स मल्टीप्लायर है तो वेलोसिटी नहीं होगा, वेलोसिटी है तो फोर्स नहीं होगा। मतलब ये कह सकते हैं हम कि मशीन कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द मल्टीप्लायर, फोर्स मल्टीप्लायर एज वेल एज द वेलोसिटी मल्टीप्लायर साइमल्टेनियसली। हम नहीं यूज कर सकते हैं किसी भी मशीन को
फोर्स मल्टीप्लायर है तो वेलोसिटी में, वेलोसिटी है तो फोर्स, दोनों साथ में नहीं यूज कर सकते, कोई एक ही काम एक टाइम में कर पाएगा। आगे देखते हैं टेक्निकल टर्म ऑफ अ मशीन। मशीन का टेक्निकल टर्म क्या है? यहां पर बेटा एक चीज और बताते हैं, फोर्स मल्टीप्लायर का मतलब क्या है। कोई भी मशीन अगर फोर्स मल्टीप्लायर है तो ये बता रहा है किसी बॉडी पर आपने जो फोर्स लगाया है उसका कितना गुना वर्क हुआ है, आउटपुट मिल गया। आपने इनपुट किया वन न्यूटन फोर्स, आउटपुट आ गया n न्यूटन फोर्स, 2 न्यूटन फोर्स, 5 न्यूटन फोर्स, कोई भी न्यूटन फोर्स आ गया। तो फोर्स मल्टीप्लायर ये बताता है मशीन पर आपने कितना न्यूटन फोर्स लगाया और कितना टाइम्स उसका इंक्रीज होगा। वेलोसिटी मल्टीप्लायर ये बताता है कि आपने किसी मशीन पर कितने स्पीड से काम किया और उसका कितना टाइम्स स्पीड इंक्रीज होगा। और चेंजिंग इन डायरेक्शन ऑफ इफर्ट ये बताता है कि आपका मशीन किसी इफर्ट के, आपकी मशीन के इफर्ट का डायरेक्शन क्या है। जैसे अभी आप आगे पढ़ेंगे पुली पर आप इफर्ट नीचे लगाते हैं, फिर आप कभी कभी चीजों को उठाते हैं ऊपर की ओर, तो ये इफर्ट का डायरेक्शन है। तो ये सब भी मशीन के टर्म है। आगे आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक टेक्निकल टर्म। टेक्निकल टर्म में इसके टेक्निकल जो टर्म है बेटा, लोड, इफर्ट, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, वर्क इनपुट, वर्क आउटपुट, और एक टेक्निकल टर्म है इफिशियंसी। एक एक करके हम लोग देखते हैं। लोड क्या है? किसी मशीन को जितना भार उठाना है उसे लोड बोलते हैं। जिस वेट को ओवरकम करना वो लोड हो गया। कोई मशीन जितना फोर्स लगा रहा है उस वेट को उठाने के लिए, दैट इज कॉल्ड इफर्ट हो गया। ये इफर्ट जो होगा ये वेट को उठाने के लिए लगेगा। और लोड जो उठाना है जिस चीज को, वो होता है। लोड को सिंपली एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इफर्ट को कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? तो मैकेनिकल एडवांटेज इज द रेशियो ऑफ लोड एंड इफर्ट। मैकेनिकल एडवांटेज इज द रेशियो ऑफ लोड अपॉन इफर्ट। देखते हैं यहां पर मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड अपॉन इफर्ट। लोड को बेटा एल से, मैकेनिकल एडवांटेज को एम से रिप्रेजेंट करते हैं और लोड को एल से, एफर्ट को ई से। इट मींस फार्मूला ऑफ द मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू एल बाई ई, वेयर लोड इज फोर्स। और कैसा फोर्स है ये? फोर्स उस बॉडी को, जिस बॉडी को उठाना है, उठाने वाला जो बॉडी का वेट है, जो जिसको उठाना है वो उठाने वाला फोर्स है। एफ जो अप्लाइड फोर्स, इफर्ट जो हमें लगाकर उठाना है वो फोर्स है। अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट इसकी देयर आर नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं है। क्यों यूनिट नहीं है? यहां पर देखते हैं। एक बॉडी है 5 किलोग्राम का, 5 किलोग्राम का है तो इसका मतलब उसे उठाना है तो वो लोड हो गया 5 किलोग्राम। अगर हम 5 किलोग्राम या 5 न्यूटन का फोर्स लगाएं, या सपोज कर लेते हैं कि कुछ न्यूटन का फोर्स लगाएं जो इसके लोड के बराबर नहीं उठेगा, क्योंकि उस बॉडी में बेटा
एक्चुअल में ग्रेविटेशनल फोर्स भी वर्क कर रहा होता है, तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोर्स लगाना होगा। तो एफर्ट जो होगा, या हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो जिसको उठाना है वो वाला लोड हो जाता है, और जितना फोर्स लगाकर हम उठा रहे हैं वो एफर्ट हो जाता है। तो ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, फोर्स फोर्स कैंसिल हुआ, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं। तो मैकेनिकल एडवांटेज की कोई भी ये यूनिट नहीं है। वेलोसिटी रेशियो नेक्स्ट हेडिंग आता है। वेलोसिटी रेशियो क्या है? वेलोसिटी रेशियो ये बताता है कि कोई मशीन है, उस मशीन पर हम कितना तेजी से काम किए और आउटपुट हमें कितना तेजी से मिल गया। यानी कि किसी भी मशीन पर हम जो काम कर रहे हैं, हमारी स्पीड को, जो हम काम कर रहे हैं उस स्पीड को कितना गुना, कितना टाइम्स इंक्रीज कर रहा है या कितना टाइम्स डिक्रीज कर रहा है, उस मशीन की इस पोजीशन को जो टेक्निकल टर्म बताता है उसे हम वेलोसिटी रेशियो बोलते हैं। किसी मशीन को हम या सीजर से कपड़ा काट रहे हैं, तो काटते वक्त हम अगर देखें कि हम 1 सेकंड में 1 मीटर काट रहे हैं, तो वो उसका जो काटने का रेट ऑफ कटिंग है, काटने का जो ये, तो वो कितना टाइम्स इंक्रीज कर दे रहा है, कितना टाइम्स डिक्रीज कर दे रहा है। तो ये जो बताता है टेक्निकल टर्म मशीन का, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो का जो फार्मूला होता है वो द रेशियो ऑफ, वेलोसिटी रेशियो को VR से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ इफर्ट, वेलोसिटी ऑफ इफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड, ये बताता है। वेलोसिटी रेशियो को VR से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, VR। वेलोसिटी ऑफ इफर्ट को बेटा VE, वेलोसिटी ऑफ लोड को VL। अब आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि आपने तो मैकेनिकल एडवांटेज का जो फार्मूला पढ़ा है, मैकेनिकल एडवांटेज का, वो होता है लोड अपॉन इफर्ट। कंफ्यूज मत होइएगा बेटा, मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला लोड अपॉन इफर्ट, वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला वेलोसिटी ऑफ इफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड। अब आप देखें कि जो मैकेनिकल एडवांटेज की न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर वेलोसिटी रेशियो में हो गया है। तो ये दोनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद रखिएगा बेटा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इसी में हाँ एक और प्रॉब्लम आता है कि वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड इफ वी हैव द डिस्टेंस ऑफ इफर्ट एंड डिस्टेंस ऑफ लोड। अगर मेरे पास डिस्टेंस ऑफ इफर्ट है, डिस्टेंस ऑफ लोड है, देन हाउ टू कैलकुलेट वेलोसिटी रेशियो ऑफ दिस फार्मूला। तो इसी फार्मूले को यूज करके हम वेलोसिटी रेशियो भी कैलकुलेट कर सकते हैं इफ वी हैव अ डिस्टेंस ऑफ इफर्ट एंड डिस्टेंस ऑफ लोड। अगर मेरे पास है तो कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए बेटा, आपने कोई काम किया, वो आपने किसी चीज पर फोर्स क्या लगाया, यानी कि इफर्ट क्या लगाया, इफर्ट क्या लगाया आपने टी टाइम में सपोज कर लेते हैं कि जो डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया वो DE, ये इफर्ट के रेट उसमें फॉर्म में। अगर हम लोड के फॉर्म में बात करें तो आपने टी टाइम में, उसी टी टाइम में जो डिस्टेंस अगर ट्रेवल किया वो DL है। देन आपको यह मालूम है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहां पर भी आपको वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस DL अपॉन टाइम T, where DE distance of effort in T time and DL distance of load इन T टाइम। अब हमें एक चीज मालूम हो गया है, ये वेलोसिटी है इफर्ट की, ये वेलोसिटी है लोड की, और यही तो वेलोसिटी ऑफ इफर्ट और वेलोसिटी ऑफ लोड है। वैल्यू रख देते हैं, वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू, यहां से DE
यानी कि डिस्टेंस ऑफ इफर्ट अपॉन टाइम, VL डिस्टेंस ऑफ लोड अपॉन टाइम, टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा बेटा, ऐसे लिख देते हैं, टाइम से टाइम कैंसिल, देन वी विल गेट डिस्टेंस ऑफ इफर्ट अपॉन डिस्टेंस ऑफ लोड, देन वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इफर्ट अपॉन डिस्टेंस ऑफ लोड। तो हमें एक फार्मूला वेलोसिटी रेशियो का ये भी मिल गया। अगर मेरे पास डिस्टेंस ऑफ इफर्ट है बेटा, डिस्टेंस ऑफ लोड है, तो मैं वेलोसिटी रेशियो बड़े आसानी से कैलकुलेट कर लूंगा। और वेलोसिटी रेशियो का ये भी फार्मूला है, इट मींस वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इफर्ट अपॉन डिस्टेंस ऑफ लोड। तो ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी याद रखिएगा। तो हमें वेलोसिटी रेशियो भी मिल गया। अब हम लोग एक देखते हैं कि इनमें कौन फोर्स मल्टीप्लायर का काम कर रहा है, इन दोनों में एक रिलेशन देख लेते हैं, और कौन वेलोसिटी मल्टीप्लायर का काम कर रहा है और कौन चेंज इन डायरेक्शन इन ऑफ इफर्ट कर रहा है। तो इसके लिए भी एक देखिए बेटा, फर्स्ट कंडीशन ये है कि इफ MA ग्रेटर देन 1 वेलोसिटी रेशियो इज ग्रेटर देन 1। इस कंडीशन में याद रखिएगा कि ये फोर्स मल्टीप्लायर है। अगर कहीं पर भी आपको दिखा ये, तो ये फोर्स मल्टीप्लायर है, ठीक बेटा। और दूसरी कंडीशन क्या है, इफ मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1 एंड वेलोसिटी रेशियो इज लेस देन 1, तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये स्पीड मल्टीप्लायर है, और वेलोसिटी मल्टीप्लायर है। थर्ड कंडीशन क्या है, अगर मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 1 हुआ, वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 1 हुआ, तो आप बोल सकते हैं चेंज इन इफर्ट, चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ इफर्ट, ये होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बेटा कि मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1, वेलोसिटी रेशियो इज ग्रेटर देन 1, फोर्स मल्टीप्लायर होगा। मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1, वेलोसिटी रेशियो इज लेस देन 1, तो स्पीड और वेलोसिटी मल्टीप्लायर होगा। बट अगर मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू 1 आ गई या वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू 1 आ गई, देन दिस इज द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ इफर्ट होगा बेटा। आगे इसी में नेक्स्ट है वर्क इनपुट क्या है। बेटा आपको इस टेक्निकल टर्म पर जाना है, आपको कुछ फोर्स उठाना है, सॉरी कुछ वेट को उठाना है, किसी बॉडी को उठाना है, कोई काम करना है। अगर कोई काम करना है इसी में है, तो वर्क अपने आप आ गया, क्योंकि आप फोर्स लगाएंगे, और फोर्स क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, चेंज इन पोजीशन देगा। अब चेंज इन पोजीशन हुआ फोर्स की वजह से, इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर एक वर्क आ गया। अगर वो फोर्स हम लगा रहे हैं, तो वो फोर्स क्या हो जाएगा, इनपुट फोर्स। क्या हो जाएगा वो, इनपुट फोर्स। और इनपुट फोर्स की वजह से जो काम हुआ, वो काम क्या हो जाएगा, वर्क इनपुट। क्या होगा वो, वर्क इनपुट। और वर्क इनपुट इज इक्वल टू, फार्मूला होता है फोर्स इनपुट इनटू डिस्टेंस ऑफ इफर्ट। ये फोर्स इनपुट
इंटू डिस्टेंस ऑफ इफर्ट। अब इसी में आता है वर्क आउटपुट। तो वर्क आउटपुट क्या होता है, हमें किसी चीज को उठाना है, ओवरकम करना है, मशीन के थ्रू उठाना है, लोड लेना है। तो लोड में क्या करेंगे, वो भी कुछ फोर्स लगाएगा। उस फोर्स की वजह से जो कुछ भी वर्क होगा उसे कहेंगे वर्क आउटपुट। और वर्क आउटपुट का जो फार्मूला होगा वो लोड फोर्स की वजह से हो रहा है, तो वो वहां पर बोलेंगे फोर्स आउटपुट इनटू डिस्टेंस ऑफ लोड। तो फोर्स वर्क आउटपुट इक्वल टू फोर्स आउटपुट इनटू डिस्टेंस ऑफ लोड। अब यहां पर एक बहुत ही सॉरी इंपॉर्टेंट टर्म आता है, टेक्निकल टर्म आता है, विच इज कॉल्ड इफिशियंसी। इफिशियंसी क्या है, किसी मशीन में हम कितना इनपुट कर रहे हैं तो कितना आउटपुट दे रहा है, वो होती है इफिशियंसी। हम इनपुट करें 1%, आउटपुट भी आ जाए 1%। हम इनपुट करें 100%, आउटपुट भी आ जाए 100%। हम इनपुट करें 50%, आउटपुट आया 10%। हम इनपुट करें 10%, आउटपुट आया 100%। इसका मतलब क्या है कि इस टेक्निकल मशीन के इस टेक्निकल टर्म को, जो इफिशियंसी इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई किसी मशीन की, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क को जो बता दे वो इफिशियंसी है। तो इफिशियंसी एक्चुअल में बताता क्या है, इट इज ऑल्सो रेशियो, द रेशियो ऑफ वर्क आउटपुट टू द वर्क इनपुट। इट इज द रेशियो ऑफ वर्क आउटपुट एंड वर्क इनपुट। और अगर हम इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज कॉल्ड इफिशियंसी इन परसेंट। तो किसी भी मशीन में आपने क्या इनपुट किया और क्या आउटपुट दिया, यानी कि इनपुट का कितना परसेंट आउटपुट आ गया, ये जो बताए टेक्निकल टर्म मशीन का, दैट इज कॉल्ड इफिशियंसी। प्रिंसिपल ऑफ मशीन। प्रिंसिपल ऑफ मशीन में बेटा इसका प्रिंसिपल है इनपुट एनर्जी is equal to output energy. This is the principle of machine. यही है, इनपुट एनर्जी इज इक्वल टू आउटपुट एनर्जी। अब इनपुट एनर्जी क्या होता है, वर्क डन एट इफर्ट पॉइंट is equal to work obtained at load point। अब वर्क डन का फार्मूला क्या होता है बेटा, फोर्स, इनपुट फोर्स इंटू इनपुट फोर्स इंटू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ इफर्ट इक्वल टू होना क्या चाहिए, वर्क ऑब्टेन्ड क्या होता है, आउटपुट फोर्स इंटू डिस्टेंस ऑफ लोड। इनपुट फोर्स इंटू डिस्टेंस ऑफ इफर्ट को बेटा डी ई से रिप्रेजेंट करते हैं, आउटपुट फोर्स इंटू डिस्टेंस ऑफ लोड को डी एल से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मशीन। इसी प्रिंसिपल को
इसी स्टेटमेंट को या कह सकते हैं कि इक्वेशन को प्रिंसिपल ऑफ मशीन बोलते हैं, जो इतने लॉज को या इतने इक्वेशन को फॉलो करे। ये एक्चुअल में एक ही इक्वेशन है, बट टर्म डिफरेंट हो गए। कोई फोर्स के टर्म में है, कोई फोर्स डिस्टेंस के टर्म में है, कोई वर्क के टर्म में है, और कोई एनर्जी के टर्म में है। अब मशीन में कुछ फॉल्ट है, क्योंकि कोई भी मशीन ऐसी नहीं है कि 100% आपने इनपुट किया तो 100% वर्क डन करके दे दे। तो इस बेसिस पर मशीन जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइड हो गई। देयर आर टू कैटेगरी ऑफ द मशीन, वन ऑफ देम इज आइडियल मशीन एंड अनदर इज प्रैक्टिकल मशीन। तो आइडियल मशीन और प्रैक्टिकल मशीन भी देखें, आइडियल मशीन क्या है और प्रैक्टिकल मशीन क्या है। तो ऐसा मशीन जिसका वेलोसिटी रेशियो मैकेनिकल एडवांटेज के इक्वल हो, ये आइडियल मशीन है। आइडियल मशीन और एक्चुअल मशीन या प्रैक्टिकल मशीन कह सकते हैं। एक्चुअल मशीन और प्रैक्टिकल मशीन। आइडियल मशीन में वेलोसिटी रेशियो मैकेनिकल एडवांटेज के इक्वल होना चाहिए। वर्क आउटपुट इक्वल होना चाहिए वर्क इनपुट के, और इफिशियंसी 100% होनी चाहिए। इफिशियंसी 100% होनी चाहिए। अब यही चीज एक्चुअल मशीन में मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन वेलोसिटी रेशियो के होना चाहिए। मैकेनिकल एडवांटेज ऑलवेज लेस देन वेलोसिटी रेशियो, और वर्क यहां पर मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन वेलोसिटी रेशियो, और जो वर्क इनपुट है वो ग्रेटर देन होना चाहिए वर्क आउटपुट के, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं वर्क आउटपुट इज लेस देन वर्क इनपुट। तो ये चीजें होनी चाहिए। और एक चीज और, इफिशियंसी जो होगी, इफिशियंसी लेस देन 100% होनी चाहिए, लेस देन 100% होनी चाहिए। तो ये आपका ये आइडियल मशीन है और ये एक्चुअल मशीन है। तो एक्चुअल में आइडियल मशीन बनाना इतना पॉसिबल नहीं है। हमारे पास मोस्ट ऑफ द मशीन ऐसे हैं, या कह सकते हैं 99% जो प्रैक्टिकल मशीन है। अच्छा, ये एनर्जी कंज्यूम कहां पर होती है, क्यों 100 में 100% नहीं हो पाता है? वो होता यह है कि फ्रिक्शन की वजह से कुछ एनर्जी लॉस हो जाता है, इलास्टिसिटी की वजह से एनर्जी लॉस हो जाता है, रिजिडिटी की वजह से एनर्जी लॉस हो जाता है। जो उस मशीन के पार्ट्स, वो पार्ट्स आपस में फ्रिक्शन करते हैं, उसमें एनर्जी लॉस हो जाता है। तो एनर्जी लॉस होने की, कंज्यूम होने के बहुत सारे ये चांसेस होते हैं, जिससे हमारा जो आइडियल मशीन है वो बनाने में बहुत कठिन होता है, और वो प्रैक्टिकल मशीन या कह सकते हैं एक्चुअल मशीन ही रहता है। इसीलिए इसे हम एक्चुअल मशीन बोलते हैं कि इतना सारा लॉस होता है। आप ऐसा सोच ही नहीं सकते कि कोई मशीन बनाई है, उसकी कोई भी पुर्जे, उसकी कोई भी पार्ट आपस में फ्रैक्शन ना करें। तो हर एक मशीन में ऐसा हो जाता है, जिससे कुछ एनर्जी लॉस हो जाता है, तो उसकी इफिशियंसी 100 से बिलो आ जाती है। आप इनपुट कुछ करते हैं, आउटपुट कुछ आता है, और हमेशा इनपुट से वर्क आउटपुट कम ही आता है। वेलोसिटी रेशियो से मैकेनिकल एडवांटेज छोटा आ जाता है। यहां पर वर्क आउटपुट अगर आइडियल है तो वर्क आउटपुट इक्वल होगा वर्क इनपुट के, इफिशियंसी 100% होगी, वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज होगा। तो ये सारे टेक्निकल टर्म होंगे आइडियल और एक्चुअल मशीन में। नेक्स्ट इसी में आता है प्रिंसिपल ऑफ मशीन भी हो गया, रिलेशन बिटवीन ईटा। हाँ, एक चीज और बेटा,
इफिशियंसी को ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ईटा प्रैक्टिस करोगे ऐसे बनेगा, ईटा, ईटा ऐसे बनेगा, ईटा बोलते हैं इसे। नेक्स्ट आता है इसी में रिलेशन बिटवीन ईटा मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो। अभी आपने फार्मूला जो देखा वो फार्मूला था कि वर्क आउटपुट, ईटा की फार्मूला क्या था, वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट इनटू 100 इज इक्वल टू इफिशियंसी ऑफ अ मशीन। इफिशियंसी इज द रेशियो ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज, रेशियो ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज टू वेलोसिटी रेशियो, और इसी को हमें प्रूव करना है। रिलेशन बिटवीन ईटा मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो, इसी को प्रूव करना है। ईटा इक्वल टू वर्क आउटपुट, वर्क क्या का फार्मूला क्या होता है, फोर्स, क्या होता है, फोर्स आउट इनटू डिस्टेंस। वर्क इनपुट ये भी होगा फोर्स इनटू डिस्टेंस। बट ये कैसा होगा, ये आउटपुट है तो लोड का होगा, और ये कैसा है, इनपुट है तो इफर्ट का होगा। ईटा इज इक्वल टू फोर्स, तो ये फोर्स जो होगा बेटा वो लोड का फोर्स होगा, और डिस्टेंस जो होगा वो कैसा होगा, लोड का डिस्टेंस होगा। फोर्स इफर्ट का होगा और लोड डिस्टेंस कैसा होगा, इफर्ट का होगा। हम यहां पर देखें ईटा इज इक्वल टू एफ अपान एल, एफ अपान ई इंटू 1 अपान एल ई अपान एल ई नहीं, सॉरी ये डी ई है, डिस्टेंस ऑफ इफर्ट, डिस्टेंस ऑफ लोड। तो डिस्टेंस ऑफ इफर्ट, डिस्टेंस ऑफ लोड। तो बेटा हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला था मैकेनिकल एडवांटेज लोड अपॉन एफर्ट, और वेलोसिटी रेशियो का एक फार्मूला हम लोगों ने देखा था कि वेलोसिटी डिस्टेंस ऑफ इफर्ट डीई से रिप्रेजेंट करेंगे अपॉन डिस्टेंस ऑफ लोड। तो डिस्टेंस ऑफ इफर्ट, डिस्टेंस ऑफ लोड, वेलोसिटी रेशियो, लोड अपॉन इफर्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से, मैकेनिकल एडवांटेज। तो ईटा इक्वल टू ये हो गया मैकेनिकल एडवांटेज, और ये हो गया 1 अपॉन वेलोसिटी रेशियो। यहां से हमें मिलेगा ईटा इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। हमें यही फार्मूला प्रूव करना था। तो ये दोनों फार्मूले वैलिड है, और दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द आईसीएससी एग्जामिनेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा इस पर कोई ना कोई एक न्यूमेरिकल आ ही जाता है। तो इन सब पर हम लोग अभी एक दो न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो ये इफिशियंसी हो गई, इफिशियंसी का फार्मूला हो गया मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। नेक्स्ट हेडिंग है अब लीवर। तो लीवर क्या है बच्चों, लीवर को देखते हैं। लीवर एक्चुअल में एक रॉड होता है जो टर्निंग पॉइंट से लगा हुआ होता है, और जिसके सहारे पर बॉडी को हम पुश और पुल करते हैं, यही लीवर होता है। तो लीवर एक्चुअल में एक्सिस ऑफ रोटेशन से लगा हुआ होता है, और उसी के अराउंड वो घूम फिर सकता है, अपनी जगह से हट सकता है। तो ये लीवर हो गया। जैसे सपोज कर लेते हैं सी सॉ है एक, तो ये इसका लीवर होगा। क्या होगा, ये लीवर होगा। इधर बच्चे बैठे हैं, इधर बच्चे बैठे हैं, अपना अप डाउन करते रहेंगे। तो ये लीवर है, ये एक्सिस है जिसके अलोंग ये वो पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है जिसके अलोंग वो पूरी रॉड मूव कर रही है। फिर
इसी यहां पर इसी में एक चीज आता है, ये फलक्रम, इसी को क्या बोल सकते हैं, फलक्रम। और तो यहां पर ये लीवर हो गया। हाँ, लीवर की क्लासिफिकेशन भी आते हैं, तो लीवर का क्लासिफिकेशन करते हैं। लीवर का क्लासिफिकेशन हम कर दें तो लीवर देयर आर 3 टाइप। लीवर 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप लीवर, काइंड ऑफ लीवर, काइंड ऑफ लीवर, लीवर, फर्स्ट टाइप लीवर, सेकेंड टाइप लीवर एंड थर्ड टाइप लीवर। फर्स्ट टाइप लीवर क्या होता है, सेकेंड टाइप लीवर क्या होता है एंड थर्ड टाइप लीवर क्या होता है। इसके लिए आपको एक फार्मूला लिखेंगे, FLE। जो फर्स्ट टाइप लीवर होगा बेटा, फर्स्ट टाइप लीवर, फर्स्ट टाइप लीवर में ये जो फलक्रम होगा ये बीच में होगा, फलक्रम बीच में होगा, यहां पर लोड होगा, यहां पर इफर्ट होगा। जो भी हो ऊपर नीचे इसका डायरेक्शन होता रहेगा, फलक्रम लेकिन बीच में होगा। सेकेंड टाइप लीवर में सेकेंड टाइप लीवर में जो लीवर है, सॉरी, जो लोड है वो बीच में होगा, जो लोड है वो बीच में होगा, जो लोड है वो बीच में होगा। फलक्रम किसी भी साइड में हो सकता है और इफर्ट किसी भी साइड में हो सकता है, बट जो लोड होगा वो मिड में होगा। और थर्ड टाइप में, थर्ड टाइप लीवर में, थर्ड टाइप लीवर में जो इफर्ट है वो बीच में होगा, इफर्ट वो बीच में होगा। इधर कहीं फलक्रम हो सकता है, इधर कहीं लोड हो सकता है। तो आपने ये देखा ओवरऑल फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप और थर्ड टाइप ऑफ लीवर में, फर्स्ट टाइप लीवर में फलक्रम बीच में होगा, सेकंड टाइप में लोड बीच में होगा, थर्ड टाइप में इफर्ट बीच में होगा। तो इस तरीके से इसका क्लासिफिकेशन किया गया। इसके हम कुछ एग्जाम्पल भी आपको दिखाएंगे। फर्स्ट टाइप जो लीवर है, क्लास फर्स्ट का लीवर, तो ये बेटा आपका लीवर है और लीवर के बीच में फर्स्ट टाइप में लीवर जो होता है, सॉरी, फलक्रम जो होता है वो मिड में होता है। तो फलक्रम मिड में हो गया, तो इस फलक्रम से ये जो होता है ये होता है इफर्ट आर्म, इफर्ट आर्म, और ये जो होता है ये लोड आर्म होता है, लोड आर्म। जो इफर्ट आर्म है इसे बेटा रिप्रेजेंट करते हैं ई ए से, लोड आर्म को एल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला होता है लोड अपॉन इफर्ट इज इक्वल टू इफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। तो यहां से एक फार्मूला ये भी कैलकुलेट होकर आएगा मैकेनिकल एडवांटेज का, इफर्ट आर्म, इफर्ट आर्म जो होगा वो ई ए होगा और लोड आर्म एल ए होगा। ये भी एक फार्मूला कैलकुलेट होकर आएगा। और यहां से मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू है लोड फोर्स
लोड फोर्स अपॉन इफर्ट फोर्स इज इक्वल टू, यहां से हो जाएगा इफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो एक फार्मूला हमें मिलेगा, लोड फोर्स इनटू लोड आर्म इज इक्वल टू इफर्ट फोर्स इनटू इफर्ट आर्म। तो ये एक फार्मूला हमें मिलेगा जो फर्स्ट क्लास के लीवर पर अप्लाई होगा। नेक्स्ट है क्लास सेकंड लीवर, क्लास सेकंड। तो क्लास सेकंड में बेटा हमें मालूम है कि जो लोड होता है वो मिड में होता है, लोड जो होता है वो मिड में होता है, और जो इफर्ट होगा या जो लोड होगा, सॉरी ये लोड होता है, जो इफर्ट या फलक्रम होगा वो कहीं बीच में होगा या कहीं किनारे पर होगा, ये फलक्रम होगा। तो इस वाले आर्म को बोलेंगे इफर्ट आर्म, और रिप्रेजेंट करेंगे इसे E से, और इस आर्म को बोलेंगे सॉरी बेटा ये। तो सेकेंड क्लास लीवर में लोड मिड में होता है और यहां पर फलक्रम है, यहां पर इफर्ट है, तो फलक्रम से इफर्ट इस वाले आर्म को बोलेंगे इफर्ट आर्म, E से रिप्रेजेंट करेंगे। लोड फलक्रम से जो डिस्टेंस है इसे लोड आर्म बोलेंगे और LA से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसका भी सेम वही फार्मूला आएगा, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट होता है, और इसका फार्मूला हो जाएगा कि एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। एंड लाइक ऐसे थर्ड क्लास का जो वो होगा लीवर होगा, थर्ड क्लास का लीवर, जो थर्ड क्लास लीवर होंगे बेटा उसमें हमें मालूम है कि जो हमारा इफर्ट होगा वो बीच में होगा। इफर्ट जो होगा ये इफर्ट है, ये लोड है और ये फलक्रम। तो फलक्रम से इसका डिस्टेंस लोड आर्म होगा, लोड आर्म, ये डिस्टेंस क्या होगा इफर्ट आर्म। इफर्ट आर्म को EA से रिप्रेजेंट करेंगे और लोड आर्म को LA से रिप्रेजेंट करेंगे। मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला होगा इसका, लोड अपॉन इफर्ट होता है तो फार्मूला हो जाएगा इसका इफर्ट आर्म EA अपॉन लोड आर्म LA। तो ये इसके मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला होगा। कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्लास लीवर। तो एक बार ये देख लें, तो अगर हम देखें कि मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1, मैकेनिकल एडवांटेज अगर ग्रेटर देन 1 है तो हम ये देखते हैं कि ये मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 है तो फोर्स मल्टीप्लायर है, ये फोर्स मल्टीप्लायर है। ये मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला होता है लोड
अपॉन इफर्ट ग्रेटर देन 1, इट मीन्स लोड जो होगा वो लेस देन होगा इफर्ट से। लोड जो होगा वो लेस देन होगा, सॉरी ग्रेटर देन होगा इफर्ट से। इफर्ट हमारा छोटा होगा और लोड हमारा बड़ा हो जाएगा। अब इसी के रिफरेंस में यहीं से एक कंक्लूजन और देखते हैं। लोड अपॉन इफर्ट मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला होता है, यहीं पर लिख दे रहे हैं L/E, और इसका फार्मूला होता है इफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। यहीं से लोड अपॉन इफर्ट की जगह पर हम रख कर देखें कि इफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म इज ग्रेटर देन 1, देन इफर्ट आर्म इज ग्रेटर देन लोड आर्म। यहां पर देखें, अगर हमारी मशीन फोर्स मल्टीप्लायर है, जो फोर्स मल्टीप्लायर है, तो एक कंडीशन ये फॉलो करना चाहिए कि उसका जो इफर्ट आर्म है वो लोड आर्म से बड़ा होना चाहिए। मतलब ये होना चाहिए, ये हमारा लीवर है, लीवर में हमारा इफर्ट आर्म बड़ा होना चाहिए। यहां पर सपोज कर लेते हैं कि ये फर्स्ट क्लास का है, तो फलक्रम यहां पर है, तो फलक्रम यहां पर है, तो ये हमारा इफर्ट आर्म हो गया, इफर्ट आर्म, और ये हमारा क्या हो गया, लोड आर्म। तो आपको ऐसा मिलेगा, जब मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1 होगा तो आपको जो मशीन मिलेगा इस फॉर्म में मिलेगा कि इफर्ट आर्म बड़ा होगा और लोड आर्म छोटा होगा। और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आपका जो लोड है वो ज्यादा है और इफर्ट जो है वो कम है। समझ रहे हैं ना? तो ये इस तरीके का मशीन मिलेगा। अगर एम ए लेस देन 1 है तो ये क्या होगा, ये वेलोसिटी मल्टीप्लायर होगा या स्पीड मल्टीप्लायर होगा। वेलोसिटी मल्टीप्लायर। अब वेलोसिटी मल्टीप्लायर अगर ये है तो यहां पर मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला होता है लोड अपॉन इफर्ट लेस देन 1, लोड इज लेस देन इफर्ट, यानी कि लोड छोटा होना चाहिए एफर्ट से। इट मीन्स अगर हम यहीं से और एक चीज देखें, लोड अपॉन इफर्ट इज इक्वल होता है इफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, और लेस देन 1, यहां से EA इज लेस देन लोड आर्म। आपने क्या देखा कि ये एक ऐसे मशीन को आइडेंटिफाई कर रहा है जिसका इफर्ट आर्म छोटा हो और लोड आर्म बड़ा हो। तो इफर्ट आर्म छोटा है तो इस तरीके का मशीन बनेगा। ये इफर्ट आर्म छोटा है और लोड बड़ा है, तो सपोज कर लेते हैं यहां पर फलक्रम है। अगर यहां पर फलक्रम है तो इफर्ट आर्म ये लोड आर्म हो जाएगा और ये इफर्ट आर्म हो जाएगा। इस तरीके से कहीं आपको मिलेगा, यानी कि इफर्ट आर्म कैसा है, छोटा है और लोड आर्म बड़ा है। आपको ऐसा कहीं आपको मशीन मिलेगा। तो ओवरऑल आपने ये देखा कि ये कंडीशन आपको तब मिलेगी जब मैकेनिकल एडवांटेज छोटा होगा 1 से, और ये वर्क करेगा एज अ वेलोसिटी मल्टीप्लायर। अगर आपको इसी फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले में एक चीज और बता दें, हाँ एक एग्जांपल लेकर इसको देखें कि किसमें कौन सा ऐसा कोई मशीन क्या है कि जिसका इफर्ट छोटा हो और लोड बड़ा हो। सीजर, कैंची को आप देखिए, कैंची में आप क्या करते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, पकड़ लेते हैं और बड़ा सा मुंह रहता है, काटते चला जाता है। उसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, वो 1 से छोटा होगा। ये होता है इसका मैकेनिकल ये ऐसा मशीन, ठीक है। तो जिसका इफर्ट आर्म छोटा होता है, लोड आर्म बड़ा होता है। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 1। अब क्या हो जाएगा, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ इफर्ट। तो चेंजिंग इन डायरेक्शन ऑफ इफर्ट, डायरेक्शन ऑफ इफर्ट को चेंज करेगा। इसका मतलब ये जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है
लोड अपॉन इफर्ट ये इक्वल टू 1 हो जाएगा और लोड इज इक्वल टू इफर्ट होगा। अब यहां पर यहीं से एक चीज और निकल कर आएगा, लोड अपॉन इफर्ट यानी कि इफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। अब ये ग्रेटर इक्वल टू 1 हो गया तो इफर्ट आर्म इज इक्वल टू लोड आर्म। अब ऐसी मशीन क्या होती है, चेंजिंग इन डायरेक्शन ऑफ इफर्ट। अब ये मशीन जो आपको बनेगा मिलेगा, ऐसी मशीन में आपका जो फलक्रम होगा या जो इफर्ट होगा, जो लोड होगा, वो फलक्रम से जो डिस्टेंस होगा इफर्ट आर्म, या हम कह सकते हैं सर ये लोड है तो ये ले और ये इफर्ट है तो ई ए, ये ई ए इक्वल होगा एल ए के। ऐसी मशीन जिसका लोड आर्म और इफर्ट आर्म दोनों बराबर हो और ये वर्क करेगा चेंजिंग इन डायरेक्शन ऑफ इफर्ट। दिस इज द ओवरऑल कंक्लूजन। क्या निकल कर आया बेटा कि इफ द मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1, अगर मैकेनिकल एडवांटेज 1 से बड़ा होगा तो इफर्ट आर्म बड़ा आएगा, लोड आर्म छोटा आएगा, और ऐसे मशीन को बोला जाएगा कि वो मशीन फोर्स मल्टीप्लायर है। और अगर इफर्ट आर्म बड़ा आ गया, लोड आर्म छोटा है, इसका मतलब उसका मैकेनिकल एडवांटेज 1 से छोटा है, और ऐसे मशीन को फिर बोला जाएगा स्पीड मल्टीप्लायर। और अगर लोड आर्म बराबर आ गया इफर्ट आर्म के तो इसका मतलब मैकेनिकल एडवांटेज 1 है, और ऐसे मशीन को बोला जाएगा चेंजिंग इन डायरेक्शन ऑफ इफर्ट। तो दिस इज द ओवरऑल कंक्लूजन ऑफ द मशीन। आई होप कि ये आपको समझ में भी आया होगा। और यहां पर अभी लीवर हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीवर में बेटा हम इतना जानते हैं मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड अपॉन इफर्ट में ही हम मैकेनिकल, इसी में हम इफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, तो ये हमारा हो जाता है प्रिंसिपल ऑफ लीवर। और अदर वर्ड्स हम ऐसे भी लिख सकते हैं लोड इनटू लोड आर्म इज इक्वल टू इफर्ट इनटू इफर्ट आर्म। दिस इज द ओवरऑल प्रिंसिपल ऑफ लीवर। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ लीवर। और इसके रेफरेंस में मैकेनिकल एडवांटेज ये सब हमने आपको बता ही दिया काइंड ऑफ लीवर में। थैंक यू बेटा, नोट कीजिए, अच्छे से समझिए, मस्त रहिए। थैंक यू। मशीन से बेटा न्यूमेरिकल देखते हैं। अ मशीन इज ऑपरेट बाय एन एफर्ट ऑफ 10 किलोग्राम। तो गिवन है हमें इफर्ट ऑफ मशीन कैपिटल इक्वल टू 10 किलोग्राम फोर्स। 10 किलोग्राम को बेटा हम जी से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 10 इंटू 10, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड और न्यूटन इक्वल टू 100 न्यूटन। एक्टिंग डाउनवर्ड एंड मूविंग थ्रू अ डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। डाउनवर्ड की ओर इस एफर्ट से लग रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो 15 सेंटीमीटर हो रहा है, और एफर्ट की वजह से ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट या कह सकते हैं डिस्टेंस ऑफ इफर्ट का जो डिस्टेंस होगा ई डी ई,
डी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। इट मीन्स डी इज इक्वल टू 0.15 मीटर। आगे कह रहा है राइज अ लोड ऑफ 15 किलोग्राम इज राइज्ड। 15 किलोग्राम का जो लोड है, तो लोड ऑफ या कह सकते हैं लोड सीधा कैलकुलेट करें तो लोड भी एक फोर्स है, 15 किलोग्राम का है तो mg होगा। तो 15 इंटू जी की वैल्यू 10 न्यूटन और यहां से हो जाएगा 150 न्यूटन। ये लोड गिवन है और इस लोड की वजह से जो डिस्टेंस बढ़ रहा है 0.1 मीटर का डिस्टेंस ऑफ लोड, डिस्टेंस ऑफ लोड 0.1 मीटर। तो 0.1 मीटर का ये डिस्टेंस हो गया। कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट करना है तो मैकेनिकल एडवांटेज ए की वैल्यू होती है लोड अपॉन एफर्ट। लोड बेटा, लोड आपका है 150 और इफर्ट आपका कितना है 100। कितना आएगा मैकेनिकल एडवांटेज? कैंसिल हुआ 3/2 1.5। इसकी यूनिट कोई नहीं होती, मैकेनिकल एडवांटेज का कोई यूनिट नहीं होता है। अब हमें नेक्स्ट कैलकुलेट करना है इसी में वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला होता है इफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ इफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड। और यही फार्मूला हमें मिलता है मैकेनिकल, यही फार्मूला मिलता है इन द फॉर्म ऑफ डिस्टेंस में, डिस्टेंस ऑफ इफर्ट और इसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं डिस्टेंस ऑफ लोड। तो वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इफर्ट इज 0.15 अपॉन, एक मिनट बेटा, 0.15 अपॉन डिस्टेंस ऑफ लोड 0.1। कैलकुलेट करेंगे, डेसिमल यहां से कैंसिल हो जाएगा, 15 अपॉन 10 और वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 1.5। देयर आर नो यूनिट ऑफ द वेलोसिटी रेशियो। तो मैकेनिकल एडवांटेज 1.5, वेलोसिटी रेशियो भी 1.5। आगे क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है? इनपुट यूजफुल वर्क, आउटपुट एंड इफिशियंसी। तो यहां से इफिशियंसी भी हमें कैलकुलेट करना है। इफिशियंसी ईटा इक्वल टू वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। और इसी का एक फार्मूला और होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज बेटा 1.5 और वेलोसिटी रेशियो 1.5। ईटा इज इक्वल टू 1। अब ईटा इक्वल टू सॉल्व होकर कितना आया 1। और अगर इसे परसेंटेज में हम बताएं तो ईटा इक्वल टू 100%। 100%। इसका मतलब किसी भी मशीन की इफिशियंसी 100% है तो उसका वह एक आइडियल मशीन है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा द डायग्राम शोज अ लीवर इन यूज। इस डायग्राम में कौन सा लीवर यूज है और आपको यह भी बताना है नेम द क्लास ऑफ लीवर। ठीक,
नेम द क्लास ऑफ लीवर बताना है एंड द कैलकुलेट द इफर्ट टू लिफ्ट अ लोड, और इफर्ट को कैलकुलेट करके बताना है जो लोड को लिफ्ट करके रखा है। तो सबसे पहले हम एक फार्मूला यहां पर नोट कर लेते हैं, FLE, ये आप याद रखिए। फ्ली, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकेंड क्लास लीवर एंड थर्ड क्लास लीवर। इफ fulcrum at a midpoint of the lever, then you call that is the first type of lever. If the fulcrum, if the load at a midpoint of the lever, then you call that is the second type of the lever. If the effort is at a midpoint of the lever, then you call this is the third type of the lever. अगर fulcrum मिड पॉइंट पर है तो फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर, अगर मिड पर लोड है तो सेकेंड टाइप ऑफ लीवर, अगर मिड पर इफर्ट है तो थर्ड टाइप ऑफ लीवर। तो लीवर पहचानने का ये एक सिंपल सा ट्रिक है कि ट्रिक क्या है कि फलक्रम मिड में है तो फर्स्ट टाइप लीवर, अगर लोड है तो सेकेंड टाइप लीवर, अगर मिड में इफर्ट है तो थर्ड टाइप लीवर होगा। इसी फार्मूले को यूज करते हैं, नेम द क्लास ऑफ लीवर। इस लीवर का क्लास बताना है। फलक्रम मिड में है, फलक्रम मिड में कब होता है? फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर। दिस इज द ओवरऑल फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर। इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर। तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर है। फिर कैलकुलेट क्या करना है आपको? कैलकुलेट द इफर्ट टू लिफ्ट द लोड। इफर्ट कैलकुलेट करो जो लोड को उठा के रखा है। तो हमें एक फार्मूला मालूम है, मैकेनिकल एडवांटेज M इज इक्वल टू लोड अपॉन इफर्ट, और ये होता है इफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो लोड आर्म इंटू लोड इफर्ट आर्म इंटू इफर्ट। तो लोड आर्म, हमारा जो लोड आर्म है ये है, दिस इज द लोड आर्म LA। तो लोड आर्म LA, लोड इफर्ट आर्म को EA से रिप्रेजेंट करते हैं, इफर्ट। लोड आर्म 20 सेंटीमीटर, इट मीन्स 0.2 मीटर। लोड कितना ले रखा है? 1800 न्यूटन। और यहां से इफर्ट आर्म कितना होगा बेटा? इफर्ट आर्म 2 मीटर में से 0.2 माइनस कर देंगे, ये 0.2 मीटर में है। 0.2 मीटर, 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.2 मीटर। माइनस करेंगे, दिस इज द लोड आर्म EA, सॉरी ये इफर्ट आर्म EA। तो यहां से इफर्ट आर्म 2 माइनस 0.2 को माइनस करेंगे तो 1.8 मीटर, दिस इज द इफर्ट आर्म। तो 1.8 इंटू इफर्ट E कैलकुलेट करेंगे इक्वल टू 0.2 इंटू 1800, 1.8। दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, 2 9 जा 18, 18 1 जा 18, 0, 100 न्यूटन। यानी कि हमें इस मशीन में जो फलक्रम बीच में है 1800 न्यूटन के फोर्स को उठाने के लिए, बॉडी को उठाने के लिए हमें 100 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी कि ये कैसा मशीन है? ये फोर्स मल्टीप्लायर है। कैसा मशीन है ये? फोर्स मल्टीप्लायर है। फोर्स को बढ़ा दिया, हमने 100 न्यूटन लगाया और 1800 न्यूटन का बॉडी उठ गया। न्यूमेरिकल है, इन द लीवर शोन गिव एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ लीवर। इस तरीके की लीवर का एग्जाम्पल
तो बेटा इसमें देखिए हमने एक फार्मूला आपको बताया था FLE। तो इफर्ट यहां पर देखिए फलक्रम लोड इफर्ट बीच में है, इफर्ट बीच में है। तो बताइए किसमें इफर्ट बीच में होता है? इफर्ट बीच में किसमें होता है जी? जो थर्ड क्लास का लीवर होता है। और थर्ड क्लास का लीवर नाइफ, चाकू, नाइफ थर्ड क्लास का लीवर है। एक एग्जांपल देना है, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट अप्लाइड दिस लीवर। इस लीवर पर जो मोमेंट का फार्मूला अप्लाई होगा वो फार्मूला आपको बताना है। तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट इज इक्वल टू इफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आएगा लोड इंटू लोड आर्म इक्वल टू इफर्ट इंटू इफर्ट आर्म। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स अप्लाइड टू दिस लीवर। इस लीवर पर यही प्रिंसिपल अप्लाई होगा। ये इसका आंसर हो गया। सेकंड का आंसर, फर्स्ट का आंसर। एंड थर्ड इज कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज कैसे कैलकुलेट होगा? तो मैकेनिकल एडवांटेज के लिए हमें बेटा यहां से ये फार्मूला लेना होगा। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू इफर्ट आर्म। और इफर्ट आर्म देखिए फलक्रम से इसका डिस्टेंस कितना है? 0.1। लोड आर्म, लोड इसका डिस्टेंस कितना है? 0। इसका 5 मीटर है, इसका 0.1 मीटर है। तो 5.1 मीटर, 5.1 मीटर सॉल्व करेंगे तो 1/51, 0.0196। तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 1.96 10⁻²। इसकी यूनिट कोई नहीं होती है। तो मैकेनिकल एडवांटेज भी कैलकुलेट हो गया। एंड द मिनिमम इफर्ट टू लिफ्ट वेट, मिनिमम इफर्ट। तो मिनिमम इफर्ट कैसे कैलकुलेट होगा? मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू लोड अपॉन इफर्ट। लोड की वैल्यू 1.96 10⁻²। और लोड हमें मालूम है, लोड है 0.5 kgf, 0.5 kg यानी कि 9.8 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये चेंज हो जाएगा न्यूटन में। यहां से 0.5 और 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये न्यूटन में चेंज हो जाएगा, न्यूटन अपॉन ई। और ई इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2.5 इंटू 10⁻² न्यूटन। तो हमें ये इफर्ट मिल गया, मैकेनिकल एडवांटेज और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम। और किस टाइप का ये मशीन है तो हमने ये भी बताया थर्ड टाइप का है, ये थर्ड लीवर का है। एग्जाम्पल इसका हमने दिया नाइफ, और भी इसकी एग्जाम्पल है, नाइफ है और सुगर टंग है और फूट, जो वो सब कपड़ा सिलने वाली जो मशीन होती है उसे क्या बोलते हैं? फूट ट्रैडल है। और स्पेड है, स्पेड मतलब जो जिससे बालू वालू भरा जाता है। तो ये सारे ओवरऑल, दिस इज द ओवरऑल द मशीन के एग्जाम्पल है, उसकी थ्योरी है। आई होप ये सब समझ में आया होगा। थैंक यू बेटा।